हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं दो अगले महाजनपद के बारे में। जैसा कि आपको जानकारी है, इंडियन हिस्ट्री की हम सीरीज लगातार कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि महाजनपद के इस एरा को हम कंप्लीट कर रहे हैं। लगातार 4 मैं वीडियो ला चुका हूं, जिसमें कि शुरुआती 12 महाजनपद के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, जिसमें कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन के बारे में आपको जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से जाकर आप ये वीडियोस कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि वो सारे फैक्ट्स काशी और अन्य महाजनपद के बारे में आप कंप्लीट कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, जो कि इंडियन हिस्ट्री के की जो भी कंटेंट होता है, जो कि प्री में और मेंस में कवर होता है, वो सारा का सारा इसमें कवर है। तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं अस्मक और अवंती के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप लगातार हिस्ट्री को मेरे माध्यम से कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर एक्टिवेट करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और वो सारे वीडियोस कंप्लीट कर पाएंगे। इंडियन हिस्ट्री का कंटेंट पूरा कंप्लीट आप मेरे माध्यम से यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं। आज के इस वीडियो में, जैसे कि मैंने बताया, अस्मक और अवंती के बारे में मैं जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले हम पिछले जो वीडियोस का फैक्ट्स हैं और महाजनपद है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कंप्लीट, फिर हम शुरू करेंगे दोनों महाजनपद के बारे में जानकारी। महाजनपद, जैसा कि महाजनपद काल जो कि 600 बीसी में इसकी शुरुआत होती है और उस समय ये भारत के विभिन्न भूभाग में ये स्थापित हुए। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ये महाजनपद के जो भाग थे, ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा स्थापित हुए। कुछ थे जो कि उत्तर पश्चिम में स्थापित हुए। एक अकेला ही महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थापित हुआ, जिसका नाम था अस्मक, जिसके बारे में हम आज कंप्लीट करेंगे जानकारी। बाकी के समस्त जो थे वो उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थापित हुए। सबसे अधिक, जैसा कि मैंने बताया आपको, गंगा के तराई क्षेत्र में, यहाँ पे कि पूरा मैदानी क्षेत्र था, वहां पर स्थापित हुए, जिसमें कि हम बात कर लें तो काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन और मत्स्य, ये जो क्षेत्र थे सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो इसमें ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही स्थापित हुए। इसमें अगर हम बात करें मत्स्य की, तो मत्स्य है जो कि थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित हुआ, लेकिन बाकी के समस्त गंगा के और गंगा यमुना के तराई क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी सिचुएशन मैंने पूरी तरीके से वीडियो में बताई है कि कहाँ कहाँ पर ये स्थापित हुए थे आज की वर्तमान ज्योग्राफी की लोकेशन में, तो वो वीडियो आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा। आज हम चलते हैं हम अगले महाजनपद के बारे में। महाजनपद, जैसे कि आपको जानकारी है, महाजनपद में जो इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। अगर राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में टोटल 14 ऐसे महाजनपद थे यहाँ पे कि राजतंत्र स्थापित था 600 बीसी के समय, और दो जो महाजनपद थे वहां पर गणतंत्र स्थापित हुआ था। जो दो थे उनको जरूर याद कर लीजिएगा, वो थे वज्जी और मल, जो कि नेपाल और बिहार की तराई क्षेत्र में आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं, जो कि 600 बीसी का 16 महाजनपद का मैप आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार देखा जाए तो नेपाल और बिहार के तराई क्षेत्र में वज्जी और मल, जो कि गणतंत्र थे, वो स्थापित हुए थे। बाकी के अन्य जो थे वो राजतंत्र का हिस्सा थे। राजतंत्र मतलब यहाँ पे कि उत्तराधिकारी पहले से ही नियुक्त कर लिया जाता था, पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता था, जो आगे जाकर राजा की गद्दी पर बैठता था। लेकिन गणतंत्र में छोटे छोटे राज्यों का एक समूह होता था, जो संघ बनाया जाता था, वो गणतंत्र का हिस्सा बनता था। यहाँ पे उत्तराधिकारी वो पूरे राज्य मिलकर तय करते थे। तो इस तरीके से ये दो भागों में महाजनपद को डिवाइड किया जा सकता है। अब चलते हैं आज का जो मेन पार्ट है, दो महाजनपद अस्मक और अवंती के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। चलिए, अस्मक जिसको कि अन्य नामों से भी जाना जाता है, असक की भी बोला जाता है और अस्त्रवक भी महाजनपद के नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में हम जानकारी लें तो ये गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत में
सतपुड़ा के नीचे जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद में आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, उसके तट से लगा हुआ क्षेत्र है ये गोदावरी। वहां पर ये महाजनपद अस्मक या फिर अस्सक के महाजनपद स्थित है। आज के समय में देखा जाए तो वही स्थिति, वही जगह थी यहाँ पे ये महाजनपद स्थित था। अगर हम इसकी 600 बीसी में राजधानी की बात करें तो वो राजधानी थी अपनी पोतन या फिर पोटिल के नाम से जानी जाती थी। राजधानी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई प्री के एग्जाम्स में राजधानियों के बारे में क्वेश्चंस अवश्य बनता है। तो इसको जरूर आप हर महाजनपद की राजधानी को रिवीजन करते रहिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर महाजनपद के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको बताया, अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था, जो कि एक ही महाजनपद था पूरे समस्त भारत में, जो कि दक्षिण भारत में स्थापित हुआ था। अगर हम इसके इतिहास की बात करें और इसको 600 बीसी से और ज्यादा प्राचीन लेके जाएं तो राजा मनु की जो 10 पुत्र थे, 10 में से एक पुत्र था जो था इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु के जो वंश था, वो वंश जब दक्षिण भारत की तरफ में मूव हुए तो वहां पर ये जो अस्मक है, इस महाजनपद की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो इक्ष्वाकु के वंश को जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो पुराणों के अनुसार अस्मक की जो स्थापना हुई थी वो इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने की थी। अगर हम बात करें इसको महाजनपद को 600 बीसी के बाद की समय बात करें, जिस समय गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के समय की बात करें तो उस समय यहां पर अवंती का भी काल चल रहा था, यानी कि अवंती महाजनपद भी स्थापित था और अस्मक भी था। जैसा कि जो ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो अवंती जो कि मालवा क्षेत्र में स्थापित था, जो कि हम आगे जाके इसको कंप्लीट करेंगे, और अस्मक जो कि दक्षिण भारत में स्थापित था। तो दोनों की बॉर्डर कहीं ना कहीं पे छूती थी। तो इन दोनों महाजनपद के बीच में अपनी सीमा के विस्तार के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहा, ठीक है ना। और ये बौद्ध के काल में भी रहा और बौद्ध के बाद भी रहा, बौद्ध से पहले भी रहा, यानी कि जब गौतम बुद्ध नहीं थे उससे पहले का काल देखा जाए तो वैदिक एरा की, उत्तर वैदिक एरा की बात की जाए तो उत्तर वैदिक एरा के समय में इन दोनों महाजनपद में संघर्ष रहा था सीमा के विस्तार के लिए, और वो लगातार चलता रहा। लेकिन उसके बाद में जब बुद्ध काल आया, बौद्ध काल के समय में इस जो संघर्ष पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा और इसमें अवंती ने अस्मक को जीत लिया, क्योंकि वहां के जो वंश था, वहां का इक्ष्वाकु वंश कहीं ना कहीं पे कमजोर हुआ और उसमें पतन के कारण ही उस सीमा पर, वहां पर वो कमजोर होते हुए अवंती ने उस पर कब्जा कर लिया और वहां के जो राजा थे या फिर वहां के जो उत्तराधिकारी थे उनको हराकर उस पूरी अस्मक को अपनी सीमा के अंदर में कर लिया था। तो ये अस्मक की पूरी जानकारी मैंने आपको थोड़ी सी शब्दों में दी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैंने इसमें कवर किए। जब हम आगे, जैसे कि मैं बता चुका हूं, जब आगे हिस्ट्री को और डिटेल में जब अपन कंप्लीट करेंगे अगले आने वाले वीडियोस में, उसमें अपन और अच्छे तरीके से इन सारी महाजनपद को कंटेम्प्रेरी के साथ में मिलकर कंप्लीट करेंगे। अब आइए चलते हैं अब अगले महाजनपद के बारे में, जो कि है अवंती, जिसके बारे में आज आपको कंप्लीट करने वाला हूं। अगर हम अवंती महाजनपद के बारे में बात करें तो इसकी ज्योग्राफिकली लोकेशंस देखे जाएं तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जिसको कि मालवा का क्षेत्र कहा जाता है, तो मालवा में पश्चिम और मध्य मालवा का जो क्षेत्र है वहां पर 600 बीसी या फिर उससे पहले ये महाजनपद अवस्थित था, उपस्थित था, वहां पर स्थापित हुआ था। ठीक है, सिचुएशन आपको मैंने बता दी है। कहां पर था ये? मालवा, मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्र का जो मालवा क्षेत्र है वहां पर ये अवंती महाजनपद 600 बीसी से पहले और 600 बीसी के समय में यहां पर स्थापित हुआ था। अवंती की उस समय 2 शाखाएं थी, 2 शाखाओं में ये डिवाइड था। उसके उन दोनों शाखाओं को डिवाइड करने के लिए अगर देखा जाए तो उसमें बीच में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था वेत्रावती, जो कि वर्तमान में जिसको कि वेतवा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी दोनों शाखाओं के बीच में से प्रवाहित होती थी, बहती थी। एक शाखा जो थी वो उत्तरी शाखा थी और दूसरी शाखा जो थी वो दक्षिणी शाखा कहलाती थी। तो दक्षिणी शाखा जो थी वो माहिष्मती के नाम से जानी जाती थी और उत्तरी शाखा जो थी उसको अवंती के नाम से जाना जाता था। माहिष्मती दक्षिणी शाखा और उत्तरी शाखा जो थी वो अवंती, और अवंती की जो राजधानी थी, अगर उत्तरी शाखा की बात करें, उत्तरी शाखा जो अवंती के नाम से जानी जाती थी उसकी राजधानी जो थी वो उज्जैनी, जो कि आज के वर्तमान के समय में भी आप उसका नाम उज्जैन ही पाएंगे। तो वो उज्जैनी जो थी वो अवंती के रूप में महाजनपद के रूप में स्थापित हुई थी।
और बीच में से नदी प्रवाहित होते हुए दक्षिण की तरफ में जाएंगे तो वहां पे इसी की दूसरी शाखा माहिष्मती स्थापित हुई थी, जिसकी राजधानी माहिष्मती ही बताई जाती है। तो इस तरीके से दो शाखाओं में अवंती महाजनपद स्थापित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। चाहे वो मध्य प्रदेश के एग्जाम में स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कंटेंट है, तो एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं, तो याद जरूर कर लीजिएगा इसको। जैसा कि मैंने बताया, दोनों के बीच में बेतवा नदी बहती थी, ठीक है ना। पाली जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना, पाली में जो धर्म ग्रंथ लिखा गया है, जो कि बौद्ध काल के समय में ही इसको लिखा गया था पाली भाषा में, ठीक है ना, उसमें अवंती की जो राजधानी है, अवंती की जो राजधानी है, ठीक है ना, उसमें जो उज्जैनी है, उज्जैनी जहां पे कि राजा प्रज्योत, प्रज्योत जिसको जिनकी आगे में चंड के नाम से उपाधि भी दी जाती है, चंड प्रगोत के नाम से भी जाना जाता था, वो वहां पर राज करते थे। चंड प्रगोत मगध, मगध जो कि हिरण्यक वंश के समकालीन ये राजा रहे। हिरण्यक वंश के जो बिंबसार थे, बिंबसार के समकालीन राजा प्रज्योत थे। इनके मित्रता के संबंध थे, क्योंकि अगर बात की जाए मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य के हिरण्यक वंश के जो बिंबसार थे, बिंबसार ने प्रज्योत, जब ये पीलिया से ग्रसित हो गए थे, पीलिया रोग से ग्रसित हुए थे प्रज्योत राजा, तब हिरण्यक वंश के राजा बिंबसार ने अपना जो राजवैद्य था जीवक, उनको यहां पर उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपचार के लिए यहां पर भेजा था। जब अवंती, अगर हम बात करें अवंती की और मगध के हिरण्यक वंश की और प्रज्योत की, उस समय अवंती जो महाजनपद था बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था, और कहीं ना कहीं मित्रता इस अवंती के साथ में हर महाजनपद करना चाहता था। ये इतिहास के पन्नों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इसको देखें तो दोनों दृष्टियों से उज्जैन प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। क्यों था? क्योंकि अगर हम इसको आगे इतिहास में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे यहां पर एक कॉरिडोर मिलेगा आपको, जिस कॉरिडोर से यहां पर व्यापार किया जाता था, और यहां पर कई चीजें यहां से बिजनेस के माध्यम से यहां पे कंप्लीट होती थी, व्यापारी आते थे यहां पर। और अधिकतर यहां पर लोहे की, लोह जो धातु है, ठीक है ना, लोहे की यहां पर माइंस थी, खाने थी, यहाँ पे की उत्कृष्ट यानी कि अच्छी क्वालिटी का लोहा यहां से निकाला जाता था। और यहां पर जो उस समय के महाजनपद के जो लोहार थे, वो लोहार यहां पर शस्त्र यानी कि लोहे के जो हथियार थे, वो हथियार यहां पर निर्मित करते थे। इस कारण से ये जो अवंती महाजनपद है, अगर हम प्रगोत के शासनकाल यानी कि अवंती के जो राजा प्रगोत थे उस समय के शासनकाल की बात करें, तो उस समय हथियार बनाने के कारण यहाँ का जो सैनिक दृष्टि से देखा जाए तो हथियार यहाँ पे अधिक बनते थे। तो सबसे ज्यादा अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद बनने का कारण यही पाया गया, क्योंकि यहाँ पर लोह सामग्री अधिक मिली, लोह धातु अधिक मिली, और उससे यहाँ पर जो लोहे के हथियार थे, भाला, तलवार या फिर अन्य जो शस्त्र थे, वो यहाँ पर बनाने में आसानी हुई। उससे निर्मित होकर यहाँ की जो सैनिक व्यवस्था थी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। इस कारण से अवंती साम्राज्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सैनिक दृष्टि से पाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अगर बौद्ध धर्म की बात की है तो बौद्ध धर्म, अगर हम गौतम बुद्ध एरा की बात करें या फिर गौतम बुद्ध के बाद की बात करें, तो उस समय का स्थिति ये काफी ज्यादा पॉपुलर रही और यहाँ पे बौद्ध धर्म काफी ज्यादा प्रचारित किया गया। बौद्ध धर्म के काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमुख केंद्र के रूप में इसको जाना गया, और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु काफी ज्यादा अधिक निवास करते थे, और जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे उनका यहाँ पर निवास स्थान रहा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैं आपके सामने आज मैंने रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अवंती के बारे में या फिर अन्य महाजनपद जो कि पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया। इन पूरे कंटेंट को आप लगातार रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपके ये पूरे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और कहीं पे भी आप गलती नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में काफ़ी अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लगातार मेरे वीडियो जो आ रहे हैं इनको आप बिल्कुल इन पर नज़र बनाए रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आने वाले समय में हिस्ट्री के लगातार ये वीडियो आपके सामने मिलते रहेंगे। एक वीडियो रोज़ का मैं जिस तरीके से अपलोड कर रहा हूँ आपको मिलता रहेगा। तो 10 से 15 मिनट का ये वीडियो आप देखकर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को प्री और मेंस के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी कंटेंट के साथ में मैं अपने इस दोनों महाजनपद की जानकारी के साथ में ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले जो 2 महाजनपद रह गए हैं, जो कि 15वां और 16वां महाजनपद, जिनके बारे में मैं कंटेंट बिल्कुल
बनाकर कल आपको मिल जाएगा, जिसमें कि पूरी जानकारी अगले जो कि पश्चिमी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो गांधार और कंबोज है उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट रिवीजन करिए और साथ में पिछले वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं और वो पूरा का पूरा महाजनपद एरा आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इस कंटेंट को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि अन्य स्टूडेंट भी मेरे इस वीडियो को देख पाएं। जय हिंद, जय भारत।